जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन 11th क्लास इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज 2 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन बिना समय को व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के समक्ष। स्टैटिक्स वर्ड इज यूज्ड फॉर, स्टैटिक शब्द सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिंगुलर सेंस, ऑप्शन नंबर बी प्लूरल सेंस, ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो आपको याद होना चाहिए स्टैटिक शब्द का प्रयोग हम सिंगुलर सेंस के साथ साथ प्लूरल सेंस यानी दोनों में करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिक्स इज यूज्ड बाय, सांख्यिकी का प्रयोग निम्न में से कहां कहां किया जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक्स का प्रयोग बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही सर। स्टैटिक्स का प्रयोग जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है सर। स्टैटिक्स का प्रयोग जो है एक इकोनॉमिस्ट भी करता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है उपरोक्त तीनों के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा जा रहा है कि एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रो आर कॉल्ड। कॉलम और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब हम डेटा को कॉलम एंड रो में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। जब हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को कॉलम और रो में अरेंज करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, जब डेटा और कॉलम को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 4 में, इफ मोड इज 18। प्रश्न में क्या दिया? मोड दे दिया है। मोड कितना दिया हुआ सर? 18, 18। एंड मीडियन इज 21, और मीडियन कितना दिया हुआ है? 21। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप मीन का वैल्यू निकालें। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में आपको मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, मोड और मीडियन दिया हुआ है, तो आपको मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन पता होना चाहिए। और रिलेशन इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि आप एक तो ये प्रश्न सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू में कई बार जो है वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता है और आपको चयन करने के लिए पूछेगा कि एमसीक्यू में कि कौन सा जो है वो फॉर्मूला सही है। तो देखिए, मोड, मीडियन और मीन के बीच जो संबंध है वो क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन एंड 2 मीन। यही क्या है? रिलेशन है। किसके बीच सर? मोड, मीडियन एंड मीन के बीच। तो मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन निकालना है। तो ये फॉर्मूला से हम क्या कर लिए? मीन निकाल लिए। मीन इक्वल टू क्या होगा? 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 3 फॉर्मूला से लिख लिए। मीडियन कितना दिया हुआ है? 21, 21 पुट कर लिए। उसके बाद देखिए सर, मोड कितना दिया हुआ? मोड 18 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 63 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2। 63 में से 18 को हम लोग माइनस कर देंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जिस दिन भी आप 63 माइनस 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, उस समय आपका आंसर क्या आएगा? 22.5। यानी इस क्वेश्चन में मोड 18 होगा, मीडियन 21 होगा, तो आपका मीन का वैल्यू कितना होगा सर? तो मीन का वैल्यू कितना होगा? 22.5। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में 22.5 कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो 22.5, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज। कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो कैसा होता है?
ठीक है। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है वो ऑलवेज हमेशा जो है उसका वैल्यू क्या होगा, -1 से लेकर +1 के बीच में ही लाइज करेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। -1 से लेकर +1 तक जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू क्या होता है, लाइज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मोड वैल्यू हैविंग, मोड वैल्यू जो है वो हैविंग फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रीक्वेंसी। तो अब तो हम लोग पढ़े हैं मोड का वैल्यू हैविंग क्या होगा सर, तो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मोड वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 6 सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर है वो किस प्रकार का सोर्स ऑफ डेटा होता है। तो सोर्स ऑफ डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जो क्या होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या वो सारे इंफॉर्मेशन आप खुद गैदर करते हैं, जाके खुद आप देखते हैं कि क्या घटना घटित हुआ, ठीक है। तो आप तो ऐसा नहीं करते हैं ना सर। उदाहरण के तौर पर आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 25 उग्रवादियों को जो है वो 25 उग्रवादियों को जो है वो मृत्यु हो गया, या सड़क हादसा में 10 जो है वो यात्रीगण घायल हो गए। तो क्या ये घटना अगर स्वयं से हम जाके घटना स्थल पर जांच करेंगे और आंकड़ा जो है वो संग्रहित करेंगे तो वो प्राइमरी कहलाएगा। लेकिन स्वयं से नहीं करके किसी और माध्यम से हमें पता चलेगा तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। तो न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन हमें गैदर होता है वो सेकेंडरी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द आइटम इज नोन एज। आपसे पूछा जा रहा है द मेजर वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द आइटम इज नोन एज। तो उसे हम क्या करते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं हिंदी, ठीक है। पदों के विचरण के नाम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है वो क्या थे, इकोनॉमिक्स थे, राइटर थे, साइंटिस्ट थे या म्यूजिशियन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस क्या थे सर, इकोनॉमिक्स थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे पूछा जा रहा है द फॉर्मूला ऑफ कोटाइल डिवीजन। कोटाइल डिवीजन का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन के लिए जो है वो फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपको दिखा जा रहा है कि कौन किसका जो है वो फॉर्मूला है। आपसे स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला पूछ ले, कोटाइल डिवीजन का पूछ ले, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ ले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला को। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था फॉर्मूला ऑफ कोटाइल डिवीजन। तो कोटाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन बेस ईयर। तो पूछा जा रहा है कि बेस ईयर में इंडेक्स का वैल्यू कितना माना जाता है। तो 100 मानते हैं। कितना मानते हैं सर, 100। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द मीन ऑफ 40, 50, x, 78 एंड 58 इज 56.2। आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई एक डेटा दिया हुआ जिसका मीन दे दिया गया है, यानी यदि 40, 50, x, 78 और 58 का जो है वो समानांतर मध्य यानी अर्थमेटिक मीन जो है वो 55.2 है, तो आप x का वैल्यू बताएं। यहां पर आपको मीन आइडेंटिफाई नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। यहां पे आपको मीन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं पूछा जा रहा है, आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू निकाले। तो ये देखिए मीन x कितना दिया हुआ है, मीन यानी कि x बार कितना है 56.2, ये गिवन है। 40 + 50 + x + 78 + 58 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। और 56 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 56.2 को जब हम 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 281, और 1 को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सेम रहेगा। 1 को किसी भी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कितना होगा सर, तो आपको पता होगा कि 1 जो है सब
ब्रैकेट के नीचे, यानी कि अंश और हर में हमेशा 1 क्या होता है, ऑलरेडी छुपा होता है, ठीक है। तो 281 इक्वल टू 40 प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 78 प्लस 58, 281 ये सबको हम लोग जिस दिन ऐड कर लेंगे उस दिन कितना होगा 226 प्लस एक्स। एक्स क्यों रह गया सर, क्योंकि हमें एक्स के वैल्यू के बारे में नहीं पता है कि कितना होगा, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। 281 इक्वल टू 226 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x को इधर ले आएंगे, तो 286 माइनस 226, तो 281 में से 281 में से जब हम 226 को माइनस कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 55, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मीन कितना होगा 55। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी डेटा आर, प्राइमरी डेटा कैसा होता है, तो आपको तो हमने अभी तुरंत बताया, प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जो स्वयं से कलेक्ट किया जाता है, यानी रिसर्चर जो है वो खुद से क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द ग्राफ। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसे हम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो है जिसे हम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि मोड को और मीडियन को जो है सर हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन को हम ग्राफ से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज फॉर्मूला इज कंसीडर आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। निम्न में से किनके सूत्र जो है वो सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला दिए गए थे इंडेक्स नंबर के रिगार्डिंग, पास्चे साहब दिए थे, लेस्पियर साहब दिए थे और फिशर साहब दिए थे। तो इन तीनों फार्मूला में से सबसे बेहतरीन फार्मूला जो है वो किनका है, तो याद रखिएगा, एक ने जो है वो बेस ईयर को जो है प्राथमिकता दिया, दूसरे ने जो है सर वो करंट ईयर को प्राथमिकता दिया, और तीसरे ने क्या किया सर, दोनों को जो है वो प्राथमिकता दिया, बेस ईयर को और करंट ईयर को। तो सबसे बेहतरीन कौन होगा, जो दोनों को महत्व दिए, ठीक है, करंट ईयर को भी और बेस ईयर को। तो आपको देखना है, वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है, ठीक है, इंडेक्स नंबर सबसे अच्छा जो है वो माना जाएगा और किनके द्वारा दिया गया है। तो लेस्पियर साहब जो हैं उन्होंने बेस ईयर और करंट ईयर ये दोनों को महत्व दिया। तो लेस्पियर साहब का जो फार्मूला है इंडेक्स रिगार्डिंग वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा जा रहा है कि एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड एवरेज इज, एक अच्छे औसत के क्या क्या गुण होते हैं, एक अच्छे औसत के क्या क्या गुण होते हैं। एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड एवरेज, तो क्लियर एंड स्टेबल डिफिनेशन बिल्कुल सही है सर, सिंप्लिसिटी भी होने चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट नंबर, ये भी सही है। तो ये तीनों उपरोक्त ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा सर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन द फिगर। आपको फिगर देख के जो है वो डिग्री ऑफ कोरिलेशन आइडेंटिफाई करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आपको फिगर दे दिया हो और आपसे पूछेगा कि आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताएं, ठीक है। तो आपको पहले तो फिगर दिया हुआ, आप देख लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और फिगर आपको दिख रहा है। ये फिगर ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो फिगर में जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे सर, नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसे क्या पढ़ा जाता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसका वैल्यू क्या होता है -1। क्या होगा सर, -1। तो इस फिगर के अनुसार जो है वो कोरिलेशन जो है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, -1 होगा। आर इक्वल टू क्या होगा, -1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, 17 का सी। लेकिन हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जरूरी नहीं हो कि यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसी को आपको घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है। तो एक नया फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और नया फिगर मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में ऐसा हो जहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये ऊपर से नीचे आ रहा हो, लेकिन अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, नीचे से अगर ये ऊपर की ओर जा रहा हो, और तब आपसे पूछे
कि आप जो है इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताएं। तो याद रखेंगे ऐसा सिचुएशन में इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा है सर? पॉजिटिव कोरिलेशन। और पॉजिटिव कोरिलेशन का वैल्यू कितना होता है सर? तो आपको पता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो क्या होगा सर? +1 होगा। तो आपको ध्यान देखना है, ध्यान ये देना है कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्या कहेंगे? नेगेटिव। आप खुद सोचिए ना कि ऊपर से नीचे आना नेगेटिव कलर। पहले कोई बच्चा जो है वो 99% लाता था, अब धीरे धीरे घट के 33% लाने लगा, मेरे जैसा, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। और आपके जैसा बच्चा पॉजिटिव कोरिलेशन, पहले 33 लाता, धीरे धीरे अब 99% लाना, तो अच्छी बात है ना ये, ठीक है? तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। नीचे से ऊपर जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ऊपर से नीचे आएगा नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन हो सकता है ये दोनों में से ये भी ना पूछे, एक नया पूछ ले, तो नया फिगर हम लोग देखेंगे। अगर आपको नया फिगर जो है इस टाइप से आपको बना हुआ मिले क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिले, यहां पर y और x दो वेरिएबल है, और आपको जो है क्वेश्चन में ये डॉट 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 दिख रहे, ठीक है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है, फिगर को ध्यान से देखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह जो फिगर है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर, ये कोरिलेशन बताइए, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो याद रखिएगा इस फिगर का जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा, यानी कि नल कोरिलेशन होगा, यानी इसका r का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। इसमें r का वैल्यू कितना होगा सर? 0 होगा। तो देखिए अगर ऐसा फिगर दिखे तो r = 0, अगर ऐसा फिगर दिखे ऊपर से नीचे की ओर तो नेगेटिव कोरिलेशन, r का वैल्यू क्या कहलाएगा? यहाँ पर r का वैल्यू क्या कहलाएगा? -1। और यहाँ पर अगर जो है सर नीचे से ऊपर जाएगा तो r का वैल्यू क्या कहला जाएगा? +1। तो आप देखिए इस फिगर में जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए r का वैल्यू क्या कहलाएगा? -1 कहलाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है सर, द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, आपसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताए। तो हम लोग तो पहले ये भी पढ़े हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये रेंज का फॉर्मूला है। लेकिन हम लोगों से एग्जाम में क्या पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताएं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे दिख रहा है? तो ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आपसे फिर से पूछा जा रहा था फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है, ये आपसे पूछना होगा। तो ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है √(d x² डिवाइडेड बाय n, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा था हु टोल्ड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपको पता होगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कितने हैं सर? 4 हैं। देयर आर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट इज नोन एज वेल्थ कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड इज नोन एज वेलफेयर कॉन्सेप्ट, थर्ड इज नोन एज a scarcity concept, and the fourth is known as development concept. First, that is called wealth concept, is given by Adam Smith in the year 1776, and the second concept, that is called welfare concept, which is given by Professor Marshall in the year 1890, and the third, that is called scarcity, which is given by Robbins in the year 1932, and the fourth, that is called development concept, which is given by Professor Samuelson in the year 1948. तो ये 4 कॉन्सेप्ट जो है ये 4 अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो यह स्टेटमेंट एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया था, यानी एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सर अर्थशास्त्र के जनक जो है हम एडम स्मिथ साहब को कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। जब आप क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करेंगे तो उस डेटा को, इस इन्फॉर्मेशन को क्या कहेंगे। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का कैट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉल वेयर। अब हम लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट कौन है इस डेटा में से, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है सर, तो लार्जेस्ट इक्वल टू 81 एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू व्हाट, तो आप उसको पता होगा कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो 35। और जिस दिन हम लोग जो है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मीन्स कि जब हम 81 में से 35 को घटा देंगे, तो जिस दिन घटा देंगे सर उस दिन हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। और पता है कि जब हम 81 में से 35 को घटा देंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। आपसे पूछा जा रहा है द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट में जो है वो टोटल एंगल कितना होता है, तो आप पढ़े होंगे कि 360 होता है। कितना होता है सर, 360। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हिस्टोग्राम इज हिस्टोग्राम जो है वह जो हिस्टोग्राम है आयात चित्र है, वह फिगर जो आयात चित्र का है वो कैसा होता है, 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है या मल्टी डायमेंशनल होगा। तो आपको पता होगा सर कि जो हिस्टोग्राम है वह कितना होगा, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। कैसा होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है सर, तो मीडियन निकालना है फॉर डेटा दिया हुआ 1900, 110, 120, 130, 140, 150, 116, 170। तो सबसे पहले अगर मीडियन निकालना हो और तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा सीरीज का है। तो इसको जब हम देखें डेटा इन्फॉर्मेशन को तो हमने आइडेंटिफाई किया या इंडिविजुअल सीरीज का है, और इंडिविजुअल सीरीज का हो तो सबसे पहला काम हम करेंगे स्टेप नंबर 1 में कि हम डेटा को अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो हमने ऑलरेडी देखा कि डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में 90 से लेकर 170 में। हमने डेटा को फिर अरेंज नहीं किया। हमें ये पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 2th एटम। और हमें ये भी पता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो कौन सा नंबर, ऑड नंबर पे। तो मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 2th एटम, n + 1 इक्वल टू 10th, ठीक है, और 10th डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड 5th आइटम। और 5th आइटम यहाँ पे लाइज कौन कर रहा, 130। तो इसलिए लिखा हुआ है 5th आइटम लाइज ऑन 130। तो मीडियन का ठीक है वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 130। तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आपसे पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति में सम्मिलित है, ठीक है, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो इंक्लूड्स। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है जिसमें इंक्लूड्स है, हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो HYV सीड्स ये बिल्कुल जो है वो सम्मिलित है सर। HYV सीड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था ग्रीन रिवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद है सर आपका जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर का भी जो है यानी अच्छी उर्वरकता का भी का होना क्या है, जरूरी है सर। साथ ही साथ जो है सर अच्छे मशीनों का जो है वो एग्रीकल्चर में प्रयोग होना भी क्या है, जरूरी है सर। तो उपरोक्त का तीनों जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हरित क्रांति में उपरोक्त तीनों जो है गतिविधियों को हम लोगों ने सम्मिलित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे सर क्वेश्चन नंबर 27 को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज फेमा एक्सट्रूडेड। आपसे पूछा जा रहा है कि फेमा कब लागू हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे फेमा का फुल फॉर्म। कई बार आपसे पूछ सकता है कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए फेमा FEMA, F इक्वल टू फॉरेन, E इक्वल टू एक्सचेंज और M इक्वल टू मैनेजमेंट और A इक्वल टू एक्ट, ठीक है। तो फेमा और फेरा दो चीजें होती हैं। हम लोग फेमा के बारे में पढ़ रहे हैं, FEMA, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये एक्ट कब बना था, तो ये एक्ट बना था सर 1999 में जो है वो फेमा का एक्ट बना था। फेमा एक्ट 1999 में बना, ठीक है। लेकिन इसे लागू किया गया
था, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, ठीक है, और लागू कब किया गया? प्रश्न आपसे यही तो पूछा गया है कि फेमा को कब लागू किया। फेमा एक्ट बना 1999 में, लेकिन लागू हुआ था सर आपका 1 जून 2000 में। यानी आपसे यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फेमा कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 1 जून 2000। लेकिन फेमा एक्ट कब बना, तो आपको पता होगा 1999 में एक्ट बना और लागू जो है वो 2000 में हुआ। इसी का मिलता जुलता एक और शब्द होगा फेमा और फेरा। फेमा फेरा, ठीक है, फेरा मिलता जुलता वर्ड है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या होता है फेरा का फुल फॉर्म सर? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये कब बना था? 1973। 1973 में क्या बना? फेरा बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28, विथ विच प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विथ। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार की निर्धनता से आय की समानता एवं वितरण का संबंध है। यानी कि निर्धनता से आय एवं समानता एवं वितरण का संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, यानी कि जो निरपेक्ष निर्धनता होती है, ठीक है, वही क्या करती है सर? आय की समानता एवं वितरण के बीच जो है वो संबंध को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हमने लास्ट सेशन में इकोनॉमिक्स का सीरीज नंबर 1 में एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी जो है इसको हम लोगों ने डिस्क्लोज किया था, इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया में कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1991 में जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। लेकिन हम आपसे एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर एग्जाम में ये पूछे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना वाज स्टार्टेड इन, आपसे ये प्रश्न पूछ के जा रहे हैं और आप उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तब आपका पता चलेगा आप प्रिपरेशन किस मोड पर आपका है। आपसे प्रश्न ये है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना वाज स्टार्टेड, चीन में आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। आपसे पूछा जा रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, यानी जैविक कृषि एक फिलिंग द ब्लैंक्स खेती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो जैविक कृषि है सर वो कैसा खेती है? तो धारणीय खेती है। कैसी खेती है सर? धारणीय खेती है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको सस्टेनेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, टू विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इज रिलेटेड। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो याद रखेंगे इसका अंग जो है वो कौन सा होता है? सोशल, यानी कि सामाजिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। आपसे ये पूछा जा रहा है 32 में, विथ रिफरेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप तो पढ़े, आप तो जानते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म, ठीक है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यस या नो? तो आप बोलेंगे नहीं सर, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस, क्या क्या बोले? रिपीट करेंगे दोबारा ध्यान से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, टू विच सेक्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर एसोसिएटेड। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित होती है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कृषि क्रियाएं हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो कृषि क्रियाएं, अब तो पता है सर कृषि क्रियाएं किससे संबंधित होंगे, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर से कृषि क्रियाएं किससे संबंधित होंगी? प्राइमरी सेक्टर से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट एक्सपोर्टेड एज अ प्रियर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु को निर्यात नहीं किया जाता था, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग गुड्स था, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स को जो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 35,
क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कब जो है वो अनाउंस्ड किया गया था। तो याद रखेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्वतंत्रता के ठीक 1 साल बाद, यानी हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 और ठीक 1 साल बाद यानी 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बनाया गया था। ठीक है, और अभी तक, ठीक है, अभी तक कुल 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि अभी तक भारत में कुल कितने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दिया गया है, तो अभी तक याद रखेंगे अभी तक कुल 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर बताएंगे कि वर्तमान समय में कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा 1948। क्वेश्चन नंबर 36, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड। डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4 चीज़, मॉरलिटी, डिसिप्लिन, सच्चाई और साथ ही साथ शिक्षा, यानी नैतिकता, अनुशासन, सच्चाई और शिक्षा। तो ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो एजुकेशन की है, यानी कि शिक्षा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो आजीविका जो है वो कृषि से प्राप्त होती है। तो आपको पता होगा 2/3, ठीक है, यानी 2/3 जो है आबादी जो है वो किस पर हमारा जो है वो डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है, तो कृषि पे। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, कंट्री हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो अभी तो हम लोग जो है वो चाइना का नाम लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है सर, ठीक है, नया जनगणना के जब हमारे पास आ जाएंगे तो रिकॉर्ड, तो हम बताएंगे कि हमारा जो है सबसे नंबर 1 जनसंख्या में जो मुल्क है वो हमारा देश भारत है। ठीक है, तो आप तो समझ रहे हैं कि हमारे लोग कितने जो है वो मेहनती हैं। ठीक है, कि अपने देश की जनसंख्या को जो है वो निरंतर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का ए, यानी कि चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39, AAY स्टैंड्स फॉर। ठीक है, AAY स्टैंड्स फॉर, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAY। तो हम लोग याद रखेंगे अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, A फॉर अंत्योदय, A फॉर अन्न, Y फॉर योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो AAY का फुल फॉर्म अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो द अंत्योदय अन्न योजना वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द राजस्थान। ये पहली बार जो है वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुआ था, तो ठीक है राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था सर, तो याद रखिए लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2000 में। ठीक है, ये 25 दिसंबर जो है 2000 ईस्वी में ये पहली बार AAY लॉन्च हुआ। ठीक है, और कौन सा राज्य में सबसे पहले लॉन्च हुआ, तो बताएंगे राजस्थान में सबसे पहली बार जो है वो लॉन्च हुआ। ठीक है, किसके द्वारा सर, एनडीए गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए 2 गवर्नमेंट, एक होता है यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट जो कांग्रेस के जो सहयोगी दल होते हैं, ठीक है, और कांग्रेस के सहयोगी दल को हम लोग क्या कहते हैं, यूपीए गवर्नमेंट। और बीजेपी के सहयोगी दल को हम लोग कहते हैं एनडीए गवर्नमेंट। तो आई होप समझ गए होंगे एनडीए गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। आपसे पूछा जा रहा है स्कार्सिटी कैपिटल कॉमा टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन। पूंजी की कमी के कारण, साथ ही साथ तकनीकी का पिछड़ापन के कारण कौन से देश में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है बेरोजगारी पाया जाएगा। तो आप खुद सोचिए ना सर, जो डेवलप देश होगा उसमें तो कैपिटल का कमी होगा नहीं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो डेवलपमेंट देश, जो डेवलप देश होते हैं वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल नहीं होता है और उनके पास टेक्नोलॉजी भी जो है वो सबसे उन्नत होगी। ठीक है, तो वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। यानी ये समस्या कहाँ पर उत्पन्न होगा, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग। तो क्या यहाँ ऑप्शन में अंडर डेवलपिंग
कहीं डेवलपिंग है नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसका हम लोगों ने विशेष रूप से बहुत विस्तार में जो है हम लोगों ने लास्ट जो सेशन था हमारा एमसीक्यू सीरीज 1 में, वहां पे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने साझा किया था। वहां हमने बताया था कि भारत का रैंक कितना है, भारत का एसडीआई वैल्यू कितना है, साथ ही साथ हमने यहां पे वो भी डिस्कस किया था कि एसडीआई जो है वो कौन इकोनॉमिक्स जो है और कौन से देश के इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने पहली बार जो इसका जो है वो खोज किया था। साथ ही साथ इसके पड़ोसी मुल्क यानी श्रीलंका, चाइना, नेपाल, ठीक है, भूटान, म्यांमार, इस सभी देश का जो हम लोगों ने साझा किया था कि एसडीआई वैल्यू कितना है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडिकेटर है, ठीक है, पैरामीटर किसका। तो अब याद रखिएगा ये सोशल, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल पैरामीटर। किसका है सर, सोशल पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दिस इज अ पुअर स्टेट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा भारत का निर्धन राज्य है, ठीक है, भारत का गरीब राज्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन देख के देना है सर, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप जो है भारत का सबसे निर्धन राज्य जो है उसके बारे में बता रहे, ऑप्शन देख के बताना है ये चारों में से जो है वो सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे ये चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी बिहार, बिहार जो है सर वो सबसे ज़्यादा जो है वो गरीब राज्य है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ पर लैक ऑफ इंडस्ट्री का होना, ठीक है, औद्योगिक जो है वहाँ पे उद्योग धंधे जो हैं वो बहुत ही कम हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। साथ ही साथ जो है सर वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब रीजन से जो है वो बिहार में जो है वो क्या है सर, तो पुअर स्टेट यानी निर्धनता बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या क्वेश्चन, व्हेन वाज नीति आयोग, नीति आयोग जो है उसका गठन कब हुआ। तो आपको पता होगा कि नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आपसे प्रश्न ये पूछा गया नीति आयोग जो है वो किसको जो है वो हटाया था। तो नीति आयोग किसको हटा के बना, तो प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ, 1950 में हुआ। पहला प्लानिंग कमीशन जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1951 से लेकर 1956 में पहला प्लानिंग कमीशन में जो है वो किस, पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान था, उसमें किसको फोकस किया गया, तो आप बताएंगे एग्रीकल्चर को यानी कि कृषि को, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक कुल जो है वो कितनी 5 ईयर प्लान जो है वो लागू हो चुका है, तो 12वीं 5 ईयर प्लान जो है वो लागू हो चुका था। और नीति आयोग का अभी जो है वो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। वो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही जो है वो क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन आर, लिबरलाइजेशन का जो है वो एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, लिबरलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स जो है यानी कि उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव। तो उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या पड़ा, एग्रीकल्चर क्राइसिस ये भी हुआ, अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इनकम डिस्पैरिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एडवर्स, एडवर्स मतलब विपरीत प्रभाव पड़ा सर, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। किसके, लिबरलाइजेशन के आने से कुछ पॉजिटिव भी था तो कुछ नेगेटिव था। किसी भी चीज का सर कुछ दो पहलू होते, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो लिबरलाइजेशन के कुछ नेगेटिव पहलू थे, क्या नेगेटिव पहलू थे, क्या एडवर्स इफेक्ट थे, एग्रीकल्चर क्राइसिस हुआ, दूसरी साथ क्या था, अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रीढ़ की हड्डी टूट गई सर किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। क्यों, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ कैपिटल था, लैक ऑफ टेक्निक था, लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट था। इनके कारण जो है सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफी प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही तीसरा क्या हुआ सर, इनकम डिस्पैरिटी हुआ। इनकम डिस्पैरिटी का मतलब हुआ एक लोगों के पास खूब इनकम और एक लोगों के पास कम इनकम, खाने के लिए भी खाना नहीं, ठीक है। तो आप देखिए सर, आप यहां पे देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, भारत वो मुल्क है जहां पर आईपीएल जैसा इतना बड़ा प्रयोजन किया जाता है, आप समझ सकते हैं। और भारत ही हमारा ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए खाना नसीब नहीं होता है, ठीक। ये और क्या है, ये तो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, इनकम डिस्पैरिटी है। और गवर्नमेंट को इसी इनकम डिस्पैरिटी को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि गवर्नमेंट क्या होता है, ब्रिज होता है, किसके बीच, पुअर पीपुल और जो है वो रिच पीपुल के बीच। तो ये क्या है, तीनों जो है हमारा क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 मनरेगा। मनरेगा से संबंधित इंफॉर्मेशन को थोड़ा साझा करते हैं। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो आपसे अगर पूछेगा कि जो मनरेगा है वो एक्ट कब बना, मनरेगा एक्ट कब बना, 2005 में बना, ठीक है। दूसरी बात जो है वो कौन से मिनिस्ट्री उसका देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरी बात क्या रखें, मनरेगा जो है वो क्या क्या करता है, ये एक्ट है, ये जो है प्रोवाइड करता है लीगल गारंटी, ठीक है, ये लीगल गारंटी देता है। क्या सर देता है, 100 दिन का वेज का, ठीक है, यानी आपको कम से कम 100 दिन वेज मिलेगा। कितने साल में सर, तो एक फिनेंशियल ईयर में। कहां पे मिलेगा सर, तो रूरल यानी ग्रामीण में। और किनको मिलेगा सर, जिनका एज 18 साल से ऊपर है। ऐसा नहीं कि कोई बालक 18 साल से नीचे है और वो उसको क्या मिलेगा, तो मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो आपसे यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनरेगा क्या करता है, शिक्षा देता है, हेल्थ सर्विस देता है या रोजगार देगा। तो याद रखेंगे मनरेगा जो है वो क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार देता है। कांग्रेस यानी कि एनडीए सरकार की जो है ये चलाया हुआ जो है बहुत ही अच्छा जो है वो क्या था, स्कीम था, प्रोग्राम था। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन वाज नाबार्ड कंस्टिट्यूटेड। आपसे पूछा है नाबार्ड का कंस्टिट्यूशन कब हुआ था। तो आप तो पढ़ेंगे कि नाबार्ड क्या होता है सर, नाबार्ड इज द एपेक्स एग्रीकल्चर बैंक। नाबार्ड जो है वो एपेक्स एग्रीकल्चर बैंक होता है, कृषि में सबसे सर्वोच्च बैंक, कृषि का सबसे सर्वोच्च बैंक क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ सर, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 में जो है वो नाबार्ड का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं सर, तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के डिफरेंस के बीच को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लेबर यानी कि बेरोजगार श्रम, क्या कहते हैं, बेरोजगार श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ दीज इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है, तो कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा, नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है, ठीक है, तो सोलर जो है वो क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि चिपको मूवमेंट का जो है शुरुआत 1973 में हो गया था। किनके द्वारा हुआ था, तो सुंदरलाल के द्वारा हुआ था। सुंदरलाल कौन थे सर, तो जेठालाल के साला थे, ऐसा नहीं थे, ठीक है, वो हम आपको याद करने के लिए बता रहे कि जेठालाल के साला थे, ठीक है, और दया के क्या थे, भाई, क्लियर है, और टप्पू के मामा। टप्पू के कौन टप्पू सर, टप्पू सिन्हा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, याद करने के लिए था ये सब, ठीक है। तो जो सुंदरलाल थे उन्होंने जो है वो क्या किया था, चिपको मूवमेंट का शुरुआत किया था। कब हुआ था, 1973 में। कहाँ हुआ था सर, हिमालय रीजन दैट इज कॉल्ड उत्तराखंड, ठीक है, जो यूपी का एक पार्ट बना था। तो आपसे यही तो पूछा, चिपको मूवमेंट वाट स्टार्टेड, तो सुंदरलाल के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, आपसे क्या पूछा जा रहा था, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इकोनॉमी कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो याद रखेंगे पाकिस्तान क्या है, हमारा ही जो है वो क्या है, संतान है, ठीक है, हम ही लोग का संतान है। तो हम लोग जो करेंगे वही ना पाकिस्तान होगा। तो हम लोग का इकोनॉमी कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बाप का मिक्स्ड इकोनॉमी है तो पाकिस्तान यानी कि आप समझ रहे हैं उसका भी क्या होगा, तो मिक्स्ड होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो सेशन था इकोनॉमिक्स सीरीज 2, ये आज हमारा जो है समाप्त हुआ। आपको इस वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।